हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में बेटे हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था, जैसे कि हमारा फॉर्मल चार्ज था, ठीक है बेटे, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था हमने, पोलैरिटी के बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा डाइपोल मूवमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि बेटे जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो देख लें ताकि अगली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जी सर सिलेबस पूरा करा दोगे। हाँ भाई, पूरी कोशिश करेंगे सिलेबस पूरा कराने के लिए, ठीक है बेटा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर हम पूरा लेकर आएंगे, ठीक है। बस इतना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पूरा नहीं भी हो पाया तो मैं उसकी ट्रिक ज़रूर आपको दे दूंगा कि इस तरह से आपको पेपर में या एग्ज़ाम में इससे क्या करना है, पास होना है, ठीक है बेटा। चलो, तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटे डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण हम जिसे बोलते हैं, क्या होता है? तो डाइपोल मूवमेंट से पहले मैं आपसे बात करता हूं कि हमने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जाना था कि कोवलेंट कंपाउंडों में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बेटे। अगर मैं बात करूं आपके सामने किसकी, एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं, HF। क्या बेटे? HF। अगर मैं HF की बात करता हूं तो बेटे HF में मेरा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है भैया? कोवलेंट बॉन्ड होता है। चलो भाई, ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एटम्स होता है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को या पेयर को क्या कर लेता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है भैया? पोलराइज कर लेता है, जिसके कारण इस पर क्या पोर्शियल नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है? पोर्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हमारे पास बॉन्ड था वो किसकी तरफ क्या हो गया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ, जिसके कारण यहाँ पर क्या आया है? पोर्शियल नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है बेटा। चलिए, पोर्शियल नेगेटिव चार्ज जो आया है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसका पोलर कलेक्टर है या मैं कह सकता हूँ ध्रुवीय लक्षण है, वो किसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं बेटे? डाइपोल मूवमेंट के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिग्री ऑफ पोलैरिटी, मतलब इसके अंदर जो पोलैरिटी पैदा हो रही है, जिसके कारण, जिस ध्रुवता के कारण इस पर पोर्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किस पर भैया? फ्लोरीन पर, उसका हम पता किससे लगा सकते हैं भैया? डाइपोल मूवमेंट से पता लगा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कोवलेंट बॉन्ड में जो पोलैरिटी पैदा हुई है उसका पता हम किससे लगाएंगे? डाइपोल मोमेंट से, ठीक है बेटा। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये तो हमारा इंग्लिश का पॉइंट हो गया। चलो हिंदी में चलते हैं हम लोग। तो हम कहते हैं क्या, ध्रुवीय लक्षण को द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आया है, तो ये जो शब्द आया हमारा, क्योंकि देख ध्यान रखना हर किसी पॉइंट में एक पॉइंट जुड़ जाता है, क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, ये पॉइंट आया डाइपोल मूवमेंट। तो पहले हम डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेटे सिंपल सी बात है, डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको हम किस तरह से निकालते हैं उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं प्रभावी आवेश तथा धन व ऋण केंद्रों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण
कहते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा है, डाइपोल मोमेंट में भी डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिंग चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिंग चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, मतलब इसके पोल्स के जो बॉन्ड लेंथ, तो मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो पोल्स होंगे, दो ही पोल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ मैंने सीधा पॉजिटिव नेगेटिव को खोला है, मतलब धन और ऋण के केंद्र खोला है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, वो चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला मेरा आएगा, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला आ जाता है, दोनों जगह हम फॉर्मूला लाएंगे, म्यू इजकल टू ई इंटू डी। ठीक है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका, डाइपोल मोमेंट का। और फॉर्मूला जो मेरे डाइपोल मोमेंट का आया है बेटे, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ई क्या है हमारा, इफेक्टिंग या इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, प्रभावी आवेश लिखा है ना, ये रहा प्रभावी आवेश। उसके बाद डी क्या है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स। ठीक है बेटा, क्या है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, या मैं कह सकता हूं धन और ऋण आवेश के केंद्र की बीच की दूरी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहां से फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, कि डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में जाना होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जो कि हमारे अगर किसी मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक बॉन्ड क्या अगर डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं, तो सबका क्या कर लेते हैं, हम सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां से क्या भैया, बहु परमाणुक अणुओं में दो या दो से अधिक ध्रुवीय बंध होते हो तो उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उसमें उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग होता है। ठीक है भाई, बहुपरमाणुक अणुओं में दो या दो से अधिक ध्रुवीय बंध हो तो उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उसमें उपस्थित द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फॉर ए पोली एटॉमिक मोलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से याद कर लेंगे। किस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, कि अगर हमारे पास कह रहा है कि फॉर ए लाइनर मॉलिक्यूल सिंस द बॉन्ड मोमेंट कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना, ऑन वेक्टर एडिशन द डाइपोल मोमेंट वुड क्या है, जीरो। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी भी रेखीय अणु में, या मतलब बहुपरमाणु मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कैसे, लाइनर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनमें जो अगर एक से अधिक क्या हूँ भैया डाइपोल मोमेंट पैदा हो, तो उनको ऐड करने पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। और कैसे क्रॉस होते हैं वही हम जानेंगे अभी।
जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो CO2 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब CO2 की जो कोवलेंट स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर और इधर। मेरे कहने का मतलब क्या है, जितनी पोलैरिटी इधर को होगी उतनी ही पोलैरिटी इधर को होगी। तो दोनों के पोलर, अब देखो इतना ही, मतलब ये पोलैरिटी इधर को भी दिखा रहा है और इधर को भी दिखा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे, और म्यू क्या जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, म्यू मेरा 0 आ जाएगा। तो चलो भाई, रेखीय अणुओं में रेखीय अणुओं में अलग अलग बंद आघूर्णों का सदिश योग करने पर ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं कह सकता हूँ जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल अभी दिखाया था, ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 बंद हैं, ठीक है। अगर मैं इनका सदिश योग करूँ तो देखो इतना ही डाइपोल इधर को और इतना ही डाइपोल इधर को, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के डाइपोल को क्या कर देंगे भैया, न्यूट्रल कर देंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ क्रॉस आउट कर देंगे। अर्थात मेरा यहाँ पर म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, म्यू इजकल टू 0 हो जाएगा। और सीधा सीधा मुझे पता है मेरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा भैया, जब म्यू 0 होता है, याद रखना, जब म्यू 0 हो जाता है तो मेरा कंपाउंड कैसा हो जाता है भैया, अध्रुवीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अध्रुवीय हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो मैं कह सकूँगा यहाँ पर ये कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है भैया, नॉन पोलर है। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये भी कह रहा है यहाँ पर 4a लीनियर मॉलिक्यूल सिंस द बॉन्ड मोमेंट कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ईच अदर ऑन वेक्टर एडिशन दी डाइपोल मोमेंट वुड 0। ठीक है, चलिए अब मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पर कि मेरा जो ये है क्या, डाइपोल मोमेंट क्या है, बहुत स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है ना, कह सकता हूँ सिंस वेरी स्मॉल, ठीक है ना, यूनिट। तो क्या कहेंगे हम, इट हैज़ बीन क्या, इट हैज़ बीन रिप्लेस बाई इट क्या भैया, डिवाई। किससे, डिवाई से। तो मैं कह सकता हूँ इसकी यूनिट जो होगी वो डिवाई होगी, और डिवाई का मतलब होता है डिवाई को कैपिटल डी से शो करेंगे। और 1 डिवाई जो होता है बेटे वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाई बराबर 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे क्या होती है डिवाई, ये जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है। इसलिए हम इसको किस में देखते हैं, डिवाई में देखते हैं। किस में देखते हैं बेटे, डिवाई में देखते हैं, और डिवाई की ही गणना करते हैं। ठीक है, जहाँ भी हम डाइपोल मोमेंट का जिक्र करेंगे वहाँ पर डिवाई लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे बेटे, डिवाई लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो तो भाई जान लेते हैं बेटे किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट की जो एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग इस तीर के निशान से शो करते हैं। इस तरह का एक तीर का निशान होता है जिससे हम डाइपोल मोमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, डाइपोल मोमेंट को हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ स्ट्रक्चरों में यहाँ पर थोड़ा तुक्का लगाएंगे, हम तुक्का ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला टर्म्स हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट्स के अंदर जो इसकी एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला टर्म्स हमारा कहता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, आणविक संरचना ज्ञात करने में। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है, जिसमें 3 टाइप्स का हम अध्ययन करेंगे। पहला टर्म्स हमारा कहता है सिंस डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 CH4 CCl4 बेंजीन, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं ETC वगैरह, इज 0, दिस इंडिकेट्स
दैट ऑल दिस कंपाउंड हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है भैया, जीरो होता है, बट ये कैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं, ध्यान देना, सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सममित संरचना हम बोलते हैं जिसको। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं सबसे पहले किसका बेटे, CCl4 का। किसका लेके चलते हैं, CCl4 का। तो CCl4 में हमें ध्यान देना है कि कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, Cl 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 और Cl, ठीक है बेटा। चलिए अब आपको पता है डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ हमें शो करना पड़ेगा, कौन हाई पोलर मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl है, तो हमारा तीर का निशान उसकी तरफ होगा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। तो ये अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसका डाइपोल इससे क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा जीरो, और स्ट्रक्चर मेरी क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि जितनी दूरी पर Cl इधर है इतनी दूरी पर Cl इधर है, जितनी दूरी पर इधर Cl है इतनी दूरी पर इधर Cl है, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ से कहूँगा ये कैसा है, मेरा सिमेट्रिकल है, और म्यू इक्वल टू मेरा जीरो है, तो मेरे पास जो मोलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा भैया, नॉन पोलर होगा। कैसा होगा बेटे, नॉन पोलर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी बेटे, CH4 की। किसकी बात कर लेते हैं बेटे, CH4। तो यही कंडीशन भी CH4 की आएगी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इस तरह से दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कार्बन, ठीक है, लेकिन यहाँ भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा, और मेरा ये भी कैसा होगा बेटे, नॉन पोलर ही होगा। कैसा होगा बेटे, नॉन पोलर होगा, ठीक है बेटा। कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो चलिए भाई हमने जाना इसके बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, BF3 के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि जो BF3 होता है उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ये कुछ इस तरह की होती है। तो बहुत बच्चे नहीं जान, सॉरी इधर को नहीं, इधर को ही रहेगा। बहुत बच्चे क्या बताते हैं इसको कि ये जो स्ट्रक्चर के आधार पर कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, बट याद रखना इसका डाइपोल मोमेंट म्यू जीरो होता है, और ये भी मेरा नॉन पोलर होता है। कैसा होता है बेटे, ये भी मेरा नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखना। चलिए ऐसे ही बेंजीन ध्यान रखेंगे, वो भी सिमेट्रिकल होता है, और कैसा होता है भैया, नॉन पोलर होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटे, नेक्स्ट टर्म हमारा कहता है, तो हिंदी में ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म कहता है CO2 CH2 BeF2 ETC हैज जीरो डाइपोल मोमेंट बट सो मोलिक्यूल क्या है, शुड बी लीनियर। ठीक है बेटा, कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, अर्थात इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड या BeF2 आ गया। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर बता रखी है, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ये बनती है। पिछली वीडियो में मैंने लुईस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, मैं तो यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ। तो बेटे बेरिलियम के पास यहाँ पर कोई लोन पेयर ऐसा नहीं है जो इसके अंदर बॉन्ड को क्या करे, बेंट कर दे या यहाँ पर एंगल पैदा करे। बॉन्ड को बेंट नहीं करता, ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और कैसा है भैया, ये लीनियर है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। कैसा है भैया, लीनियर। लाइक दिस कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू जीरो हो जाएगा, नॉन पोलर है। चलिए तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये मेरे लीनियर हैं। सेम ऐसे ही मेरा कार्बन डाइसल्फाइड आ जाएगा। चलो भाई ये भी पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगला टर्म्स इसी के अंदर क्या कहता है, H2O NH3 SO2 ETC हैव डेफिनिट डाइपोल मूवमेंट, मतलब वो डेफिनिट डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, बट रेस्पेक्टली दीज कैन नॉट बी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दीज मोलिक्यूलर हैव बेंट स्ट्रक्चर विद, किसके साथ भैया, बॉन्ड एंगल के साथ ये क्या करते हैं, बेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। लाइक दिस, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके, जल, क्या बेटे, जल। चलिए जल की स्ट्रक्चर से अभी क्लियर हो जाएगा। जल में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सॉरी सेंट्रल मेटल कह रहा हूँ, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो लोन पेयर इसमें आता है ये क्या कर देता है, इसके अंदर विस्फर थ्योरी आपने सुनी होगी, मतलब पढ़ी होगी 11th क्लास में। ठीक है बेटा, उसी के आधार पर यहाँ पर बॉन्ड एंगल आ जाता है 14 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर बेंट हो गया है, मतलब ये रिपल्सन के कारण क्या हो गया है, झुक गया है। इसी के कारण मैं कह सकता हूँ अब एक्सपेरिमेंटल से यहाँ पर हमें क्या ज्ञात है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्ञात है। कितना होता है भैया, म्यू बराबर 1.84 D बाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो
ये भी मेरे मोलिक्यूल क्या है, यहाँ पर मेरा मोलिक्यूल क्या है, ये पोलर है। कैसा है बेटे, पोलर है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या है भैया, यहाँ पर डेफिनिट है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही अमोनिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो इसमें डाइपोल मोमेंट को अगर तीर के निशान से दिखाओगे तो इस तरह से, और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी लोन पेयर होता है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग 107 डिग्री होता है। इसमें झुकाव ज़्यादा होता है, इसका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि डबल लोन पेयर है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसका भी ज्ञात है, कितना है भैया, म्यू बराबर 1.46 dy। तो कुल मिला के ये भी मेरा क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे मेरे, ये पोलर होंगे। कैसे होंगे बेटे, दोनों ही मेरे पोलर होंगे, अर्थात ध्रुवीय होंगे। तो मैं यहाँ से किसका पता लगा सकता हूँ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में या आणविक संरचना के बारे में क्या कर सकता हूँ, गणना कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बहुत मोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर जानी। चलो नेक्स्ट जान लेते हैं, दूसरा टर्म्स क्या है। चलिए चलो भाई, तो नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बेटे, ठीक है। तो ज्यामितीय साम्यता की पहचान करने में कैसे हम यूज़ करते हैं, किसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, किसका, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है बेटा। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला CH2Cl2, ठीक है बेटा। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड Cl, ठीक है बेटा। ये डायरेक्शन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ClCl की, दूसरी डायरेक्शन में भी दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब के यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों दोनों Cl कहाँ है बेटे, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में मैं क्या देखता हूँ, Cl मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको सिस फॉर्म नाम दूंगा। सिस रूप है ये इसका, समकक्ष रूप। और ये मेरा कौन सा रूप होगा भैया, ट्रांसफॉर्म होगा, जिसे मैं क्या बोलूँगा, विपक्ष रूप बोलूँगा, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो मुझे सिस फॉर्म की क्या ज्ञात है, सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट ज्ञात है वो कितना है, 1.89 dy, और जबकि ट्रांस वाले का कितना माना गया, 0, क्योंकि इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या बेटे, कि जो डाइपोल मोमेंट मेरा 1.89 आ रहा है वो किसका आ रहा है भैया, सिस का आ रहा है, ट्रांस का क्या है, 0 है। तो इसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर लिखा भी है, बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स लाई इन अपोजिट डायरेक्शन दस कैंसिलिंग बॉन्ड मोमेंटम ऑफ ईच अदर, ठीक है। उनके बॉन्ड मोमेंटम क्या होते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है बेटा। समान समूह विपरीत दिशा में उपस्थित डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन आइडेंटिफिकेशन ऑर्था मेटा डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये टर्म्स कहता है कि जो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं या बेंजीन के जो प्रतिस्थापी होते हैं उनकी पहचान करने में भी हम डाइपोल मोमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल। तो डाइक्लोरोबेंजीन में एक ऑर्था पर, एक बार मेटा पर, और एक बार भैया पैरा पर। कहाँ पर भैया, पैरा पर। तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से ज्ञात म्यू 2.23 dy, 1.55 dy और म्यू इजकल टू 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है इनके, इस डाइपोल मोमेंट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्था, ठीक है, मेटा और पैरा क्या समाइबियों को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ये ऑर्था है, ये पैरा है, और ये ये मेटा है, ये ऑर्था है, और ये पैरा है, ठीक है। पी संकेत दिया है, समाइबी है ये। चलिए नेक्स्ट टर्म्स आ जाता है हमारा फोर्थ, इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, बंधों की ध्रुवता ज्ञात करने में। तो याद रखना, पहले चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तब उसके बाद क्लियर करता हूँ। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है किसका बेटे, ये तो एग्जाम्पल इसका था HX का, किसका बेटे, HX, जिन्हें हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। और X के स्थान पर क्या ले सकते हैं हम, लाइक दिस HF, HCl, HBr और HI, ठीक है बेटा। HF का जो डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल तरीके से ज्ञात है वो कितना है, 1.92 dy, और इसका ज्ञात है 1.04 dy,
और इसका ज्ञात है 0.92 dy, सॉरी 0.78 dy, और इसका ज्ञात है 0.38 dy। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास डाइपोल मोमेंट सबके हैं हाइड्रोजन हैलाइड हो गए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो लाइक दिस, जो एक बात ध्यान रखनी है, डाइपोल मोमेंट यदि इंक्रीज होगा, तीर का निशान क्या बता रहा है, इंक्रीज होगा, तो बेटे पोलैरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटे, इंक्रीज। तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ज़्यादा उसमें पोलैरिटी होगी। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका है भैया, HF का। अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा मेरा, HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन हैलाइडों में जो HF होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, चलिए हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलो भाई, हम लोग जानेंगे नेक्स्ट किसके बारे में बेटे, पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण शक्ति या पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवीयता क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि लाइक दिस मेटल और कोई हैलाइड मान लेते हैं, प्लस माइनस, ये क्या है हमारा आयनिक, क्या है, कंपाउंड है। तो मैं कह सकता हूँ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, 100% आयनिक होते हैं। बट ध्यान रखना 100% आयनिक होने के साथ साथ उसमें कुछ क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर भी होता है। क्या होता है भैया, कोवलेंट करैक्टर भी होता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, किसका, लिथियम आयोडाइड का, और जिसके आधार पर हम आपको पोलैरिटी बताएंगे। ठीक है बेटा, लिथियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, लिथियम का परमाणु जो लिथियम आयन देता है तो Li पॉजिटिव देता है, और हम लोग जानते हैं जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा क्या होता है, सामान्य आयन से या क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और नेगेटिव आयन क्या होता है भैया, बड़ा होता है। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा लिथियम आयन हो गया और ये मेरा हो गया आयोडाइड आयन। ठीक है, कुछ थोड़ा सा क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, लिथियम आयन और आयोडाइड आयन की मैं दोनों की बात करता हूं तो ये मेरे पास कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, मतलब सममित है। क्या है भैया, सममित है, सिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, सिमेट्रिकल होना समझना ध्यान से, पोलराइजिंग पावर तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो मैं कहना चाहता हूं क्या कि इनकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल है। बट होता क्या है, लिथियम आयन क्या करता है, लिथियम आयन धीरे धीरे, अब दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों विपरीत आवेश वाले हैं, दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं, लेकिन क्या होता है जब दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मैं कह सकता हूँ इनकी जो, इसके जो संयुक्ता कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम की माई क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा लिथियम आयन है, लाइक दिस, लिथियम आयन मेरा ऐसे ही रहेगा। वो क्यों रहेगा वो अभी पता चलेगा आपको, लेकिन बट मेरा आयोडाइड आयन इस तरह से क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा, किसकी तरफ भैया, ठीक है। पहले आयन था हमारा कैसा, ये मान लो गोल था, ऐसे क्या था बेटे, गोल था इस तरह से। बट लिथियम की माई लिथियम की तरफ अप्रोच करने से, क्या करने से बेटे, अप्रोच करने से क्या हुआ है, मेरा आयन अब क्या हो गया है भैया, पोलराइज हो गया है। क्या हो गया है, पोलराइज। ठीक है बेटा, अब अगर ये पोलराइज हुआ है तो पोलराइज हुआ किसके कारण वो समझना। लिथियम जो होता है उसका जो आकार होता है, एटॉमिक साइज जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और लिथियम के न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम के
न्यूक्लियस से मतलब नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, बहुत दृढ़ता से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो लिथियम के नाभिक में क्या होता है, दृढ़ता से, मजबूती से बंधा होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि छोटा परमाणु आकार है। तो इसके नाभिक जो दृढ़ता से क्या करता है, उसके विपरीत मतलब कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करने लगेगा, अपनी तरफ अप्रोच करने लगेगा, और अप्रोच करने के कारण ही इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकृति पैदा हो जाएगी, मतलब ये डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। और जैसे ही ये विकृति पैदा होगी तो मैं कह दूंगा मेरा आयन क्या हो गया है भैया, पोलराइज हो गया है। तो जिसे मैं क्या कहता हूं, पोलराइजिंग पावर। अब किसकी पोलराइजिंग पावर है, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन के द्वारा नायन को क्या करना, विकृत करना, या फिर उसके अंदर क्या पैदा कर देना, पोलरिटी पैदा करना ही क्या कहलाता है, मेरा पोलराइजिंग पावर कहलाता है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि अब जो मेरा आयन है वो कैसा है, पोलराइज आयन है। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखा भी है, इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिट चार्ज, बेटे टू अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में आयन ऑफ द आयनिक मॉलिक्यूल अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। तो कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो वैलेंसी सेल ऑफ एनायन के टूवर्ड इट सेल्फ, एज ए रिजल्ट द सिमेट्रिकल शेप ऑफ द एनायन गेट डिफॉर्म्ड। तो उसकी जो सिमेट्रिकल शेप है क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज विच द सिमेट्रिकल शेप ऑफ द एनायन गेट्स डिफॉर्म्ड बाय द अप्रोच ऑफ कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, उसको ही पोलराइजेशन बोलेंगे ऑफ एनायन। एंड द ability of a cation to polarize an anion is called polarizing power। ठीक है बेटा, तो the tendency of an anion to get polarized by a cation is called polarizability। ठीक है बेटा, हिंदी में भी लिखा है, एक अणु के निर्माण में जब दो विपरीत आवेश वाले, देखो दो विपरीत आवेश वाले आयन आयनिक अणु में एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की संयुक्ता के इलेक्ट्रॉन आवेश क्लाउड को, ठीक है बेटा, बादल भी बोल सकते हैं उसको, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप समितीय आयन का आकार क्या हो जाता है भैया, विकृत हो जाता है, मतलब डेस्ट्रॉयड हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा हमारा डिफॉर्मड। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, हो जाता है। यह परिघटना जिसमें धनायन के दृष्टिकोण से ऋणायन का समित आकार विकृत हो जाता है, ऋणायन का ध्रुवीकरण कहलाता है। और ऋणायन के ध्रुवीकरण करने की क्षमता को ही ऋणायन की क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण शक्ति या ध्रुवण शक्ति कहते हैं बेटा। तो किसी धनायन द्वारा किसी ऋणायन की ध्रुवीकरण होने की प्रवृत्ति को ध्रुवीयता कह लेते हैं। ठीक है बेटा, पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्या कि पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है भैया, इसको डेस्ट्रॉयड कर रहा है या विकृत कर रहा है, डिफॉर्म्ड कर रहा है। क्या नेगेटिव आयन नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है नेगेटिव आयन, लेकिन यह कंडीशन क्या है, पहली बात तो ये पॉजिटिव आयन क्या है, स्मॉल है। ठीक है बेटा, उसका साइज कैसा है, स्मॉल है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नाभिक से क्या है, स्ट्रोंगली क्या है, बंधा है, क्या है, स्ट्रोंगली बंधा है, मतलब प्रबलता से बंधा है। तो मैं कह सकता हूं इसी वजह से लिथियम आयन को डेस्ट्रॉयड कौन नहीं कर रहा है, निगेटिव आयन डेस्ट्रॉयड नहीं कर रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, लिथियम आयन इसको डेस्ट्रॉयड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो नोट पॉइंट डाल देंगे। पॉजिटिव आयन को भी उसी तरह नेगेटिव आयन विकृत कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाभिक से प्रबलता से
जुड़ा रहता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। क्या पोलराइज पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट डालेंगे इसको इफेक्ट करने वाले कारक क्या है, मतलब इसको इफेक्टिंग करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, चलो तो भाई जान लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पोलराइजेस जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर पर जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो होते क्या हैं, अर्थात धनायन की ध्रुवीकरण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहला ही टर्म्स हमारा आता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है बेटा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आकार। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन प्रपोजनल, मतलब समानुपाती होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव आयन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटे आकार, अर्थात पॉजिटिव आकार मतलब पॉजिटिव चार्ज के आकार के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी पोलराइजिंग पावर क्या होती है भैया, बढ़ती है। जैसे लाइक दिस, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर, एल्यूमिनियम पर। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो सोडियम है, ठीक है बेटा, सोडियम पर क्या है, प्लस का 1 चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का आकार क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, इसके प्रपोजनल होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी फिर, Al3 पॉजिटिव की। एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे पास आ जाता है SnCl2 और SnCl4। SnCl2 और SnCl4 में Sn2 पॉजिटिव देता है और ये Sn4 पॉजिटिव देता है। तो आपको खुद ही पता चल गया होगा किसकी ज़्यादा होगी पोलराइजिंग पावर, Sn4 पॉजिटिव की। ठीक है बेटा, क्योंकि इस पर बड़ा आकार है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। दूसरा आता है साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन का मतलब क्या होता है, कैटायन का जो आकार होता है, तो पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है बेटा, अर्थात कह रहा है कि जो ध्रुवन क्षमता होगी कैटायन के आकार के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर कैटायन का आकार बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी भैया, घटेगी। अगर कैटायन का आकार घटेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो बताओ लिथियम आयन से सोडियम आयन का आकार बड़ा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रुप में चलते हैं ये वर्ग में। ठीक है ना, लीना। ठीक है बेटा, ये तो आते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो नीचे को चलने पर अगर हमारे एटम का आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सीधी सीधी बात है इनके आयन का भी आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो किसका आकार बड़ा है, तो साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन का मतलब सीजियम आयन का आकार क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो जितना ज़्यादा सीजियम आयन का क्या है, आकार है, उतनी ही पोलराइजिंग पावर उसकी कम है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम की है। देखो फजांस रूल हम पढ़ने वाले हैं इससे अगले नेक्स्ट। फजांस रूल जो होता है, उस फजांस रूल्स के अंदर यही टर्म्स आते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फजांस रूल भी यहीं से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट अगले फैक्टर पे आते हैं हम लोग, फैक्टर इफेक्टिंग द पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन। यहाँ पर तो कैटायन के लिए आया था, अब एनायन के लिए। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, तो इसकी ये हेडिंग बन जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब था आकार, नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, तो पोलराइजेबिलिटी जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी बेटे यहाँ पर एस हो रहेगा, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है बेटा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन प्रपोजनल किसके होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। अर्थात ये कहना चाहता है कि पोलराइजेबिलिटी जो होती है हमारे पास, पोलराइजेबिलिटी वहाँ पर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर। अब यहाँ पर खुद पोलराइज कौन हो रहा है, एनायन खुद पोलराइज होता है, तो उसके पोलराइज होने की पावर का मतलब है पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन के क्या होती है, प्रपोजनल होती है। लाइक दिस, जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिखाया है सेकेंड पीरियड, मतलब दूसरे आवर्त के अंदर जो हाइड्राइड आते हैं, मीथेन, अमोनिया, जल, HF। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज सी अगर माने तो 3, 2, 1 होगा। तो सबसे ज़्यादा आकार अब सीधा सीधा अब कह रहा है किसके लिए, चार्ज के लिए। वहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, देखो
3 पॉजिटिव के लिए ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ पर सी पर 4 नेगेटिव के लिए ज़्यादा, N3 नेगेटिव पर और कम, O2 पे और कम, F नेगेटिव पर और कम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइज ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी जो होती है प्रोपोर्शनल किसके होती है, साइज ऑफ एनायन के होते हैं। मतलब एनायन का आकार जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतनी ही पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लाइक दिस FCl Br ये HF HCl HBr HI में से हमारे पास जो आयन है, तो बेटे इन आयनों में देखो पोलराइजिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है बेटे, आई नेगेटिव की है, क्योंकि इसका आकार सबसे ज़्यादा है। तो वो कह रहा है पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, साइज ऑफ एनायन के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब आयन एनायन के आकार के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आई नेगेटिव की। तो ये टर्म्स हमारा बेटे कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट लेके चलते हैं हम। अगला टॉपिक होगा हमारा फजान्स रूल। ठीक है, तो चलो भाई जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, फजान्स रूल के बारे में। फजान्स रूल्स क्या है, तो मैंने अभी बताया था पीछे वीडियो में, फजान्स रूल को समझना बहुत आसान है बेटे, जिसको पोलैरिटी के बारे में पता है। ठीक है बेटा, जिसने पोलैरिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको फजान्स रूल समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी चर्चा कर लेता हूँ। पहले मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है लाइक दिस, जैसे कि हम बात कर रहे थे Li की बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो Li में मैंने क्या बताया था कि जो मेरा Li होता है और ये क्या होता है, मेरा आयोडाइड आयन होता है। तो ये क्या करता है, Li आयन का जो न्यूक्लियस होता है बेटे, वो क्या होता है, छोटा, इसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने के कारण इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को क्या करता है, मजबूती से बांध कर रखता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या करने लगता है, इसका आयंस और इसका आयन दोनों के आयन क्या होते हैं, जब ये क्या, इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसके नेगेटिव आयन को, या मैं कहता हूं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, यहां पर पोलराइज कर देता है। ठीक है ना, ये कर देता हूं मैं, डेस्ट्रॉयड कर देता है, विकृत कर देता है। तो विकृत करने पर दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो क्या हो जाएंगे भैया, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने का मतलब क्या हो जाता है, या मैं कह सकता हूं क्या, कि दोनों के जो आयन हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, एक तरह से उदासीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोवलेंट करैक्टर पैदा हो जाएगा। ठीक है बेटे, जो कोवलेंट करैक्टर पैदा होगा, तो कोवलेंट करैक्टर के पैदा होने से, या मैं कह सकता हूं इसके जो आवेश हैं वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो कोवलेंट करैक्टर जो यहाँ पर पैदा हुआ है, सहसंयोजी लक्षण जो यहाँ पर पैदा हुआ है, उस सहसंयोजी लक्षण की विवेचना कौन करता है, हमारा फजान्स रूल करता है। फजान्स रूल कहता है कि जितना ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर और जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, उसमें अधिक कोवलेंट करैक्टर होगा, मतलब मोर कोवलेंट करैक्टर होगा। यहाँ पर पॉइंट लिखा भी है, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर ए कैटायन मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर इन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद इसी बात को लेकर किसने भैया, फजान्स ने 1924 को क्या किया, अपना एक प्रपोजल दिया। क्या दिया बेटे, एक प्रपोजल दिया, और उस प्रपोजल के आधार पर उसने 5 टर्म्स दिए, जिन टर्म्स के आधार पर हम क्या करते हैं, फजान्स रूल को डिफाइन करते हैं। चलो पहले मैं हिंदी में लिख लेता हूं एक बार इस बात को। चलिए भाई, ये पॉइंट तो हमारा पहला ही था। तो सबसे पहली बात तो हमें यही बात दिखानी पड़ेगी, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। मतलब ये टर्म्स में लेके चल रहा हूं, धनायन की ध्रुवन शक्ति जितनी अधिक होगी, तो सहसंयोजी तो अणु में लिखेंगे, अणु में सहसंयोजी लक्षण उतना ही अधिक होगा।
ठीक है बेटा। चलिए ये टर्म्स तो हमारा क्लियर हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो आगे कह रहा है इन 1924 1924 में फजांस ने चलो भाई तो जान लेते हैं बेटे, ये परफॉर्मा मेरा आ गया है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या बताई, फजांस ने बताई कि 1924 में प्रस्तावित किया कि यदि आयनिक अणु का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कुछ शर्तों को क्या कर ले भैया, पूरा कर ले, तो आयनिक अणु में क्या हो जाएगा, सहसंयोजी लक्षण विकसित हो जाएगा और मेरा क्या, यह क्या हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजी बन जाएगा, ठीक है बेटे। तो इन शर्तों को क्या कहा जाता है, फजांस रूल कहा जाता है। यहाँ पर भी लिखा है in 1924 Fajans proposed that if cation and anion of ionic molecule fulfills Creighton condition, this will develop covalent character in ionic molecule, making it polar, covalent or purely covalent. These conditions are called Fajans rule, which are given below, ठीक है बेटा। पहला टर्म्स कहता है the cation should have high positive charge on it, मतलब धनायन पर उच्च धनावेश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, समझेंगे ध्यान से। मान लो पॉजिटिव चार्ज पर जितना ज्यादा हाई क्या होगा, चार्ज होगा, तो उतना ज्यादा क्या करेगा, वो एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, ठीक है बेटा। और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ही कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहता है क्या, सेकंड पॉइंट कहता है द कैटायंस शुड बी स्मॉल इन साइज, ठीक है बेटा। धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भैया, छोटा होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है ये, मान लो ये कल भी मैं बात बता रहा था, सॉरी पिछली वीडियो में बताई थी मैंने अभी, क्या कि धनायन का जो आकार है बेटे छोटा जो है, मतलब जितना ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा, तीव्रता से क्या करेगा या मजबूती से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट कहता है अगला, द कैटायन शुड हैव NH2P6D10 कॉन्फ़िगरेशन इन वैलेंसी सेल। धनायन के संयुक्ता कोष में NH2P6D10 विन्यास होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये उत्कृष्ट गैस जो होती है हमारी, उत्कृष्ट मेटल्स जो होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ उत्कृष्ट मेटल जो हैं लाइक दिस डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती हैं, ये संबंधित होती हैं। तो इनका जो लास्ट सेल है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद हम जान लेते हैं द एनायन शुड हैव हाई नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ऋणायन पर उच्च ऋणावेश होना चाहिए। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा नेगेटिव आयन है उस पर क्या होना चाहिए, ऋणावेश क्या होना चाहिए भैया, उच्च होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एनायन शुड बी लार्ज इन साइज, ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए भैया, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जल्दी क्या होगा, वो पोलराइज होगा, मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो ये रूल्स किसने दिए भैया, फजांस ने दिए। क्या किसने दिए भैया, फजांस ने दिए। तो फजांस के इन रूल पर क्या है, हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, किसके, फजांस के। अब एप्लीकेशन के साथ साथ ध्यान रखना भैया, मैं पहले ही कह देता हूँ क्या है ये भाई, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आपका चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम हो, याद रखना इससे क्वेश्चन लगता ही लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं क्या इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है बेटे। चलो तो भाई जान लेते हैं फजांस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, ठीक है बेटा। मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है। एक दो और भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है अगर आप लोग बुक में देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मैं जो मेन है उन्हें लेकर आया हूँ। पहला ही टर्म्स हमारा कहता है विभिन्न तत्वों के धनायनों के साथ हैलाइड लेकिन सेम चार्ज हो, ठीक है। हैलाइड विद कैटायंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास क्या है, एल्कलाई मेटल है, मतलब मान लेता हूँ क्षार धातु है।
तो मेरे पास जो क्षार धातु हैं उनके हैलाइड की बात मैं कर रहा हूँ, एल्कलाई मेटल हैलाइड की, लाइक दिस, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl। ठीक है बेटा, हम लोग जानते हैं सभी पर जो चार्ज होगा, Li पर 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा, Na पर भी 1 पॉजिटिव होगा, K पर भी 1 पॉजिटिव होगा, Rb पर भी 1 पॉजिटिव होगा और CS पर भी 1 पॉजिटिव होगा। ये क्या है, इनके आयंस हैं। तो मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, क्या सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, Li का। तो याद रखना पोलराइजिंग पावर किसकी भी होगी, Li की। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ज़्यादा कोवलेंट होगा या कौन ज़्यादा, किसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी या किस में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, तो याद रखेंगे बेटे किस में होगा, LiCl में होगा। अगर वो क्वेश्चन पूछता है क्या कि आयनिक करेक्टर किस में ज़्यादा होगा, फिर ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, फिर किस में चला जाएगा भैया, CHCl में चला जाएगा आयनिक करेक्टर। ठीक है बेटा, कोवलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा होगा, LiCl में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरा कोवलेंट क्या है, LiCl है, इसमें Li पॉजिटिव क्या है, स्मॉल साइज का है, और इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, मोर, मतलब अधिक है। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा तो उसके याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, और याद रखना वाटर में सोल्युबिलिटी भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, हो सकता है इनसोल्युबल ना हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो इसका MP कितना है, 613, मतलब 613 डिग्री सेल्सियस है। बाकी और के क्या होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। लाइक दिस, जैसे मैं NaCl की बात करूं तो लगभग कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, 800 क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। चलिए सेकंड टर्म्स, इसी का ही सेकंड टर्म्स है BeCl2, MgCl2, SrCl2 और BaCl2। ठीक है बेटा, ये मैं कह सकता हूँ सेकेंड वर्ग की मेटल्स हैं। ठीक है ना, इन्हें एल्कलाई अर्थ मेटल्स के क्या है, ये हैलाइड है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि लाइक दिस, इसमें जो होगा बेरिलियम क्लोराइड जो है हमारा, इसका जो Be2 पॉजिटिव है उसका क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, और मोल पोलराइजिंग पावर होगी इसकी, और क्या होगा भैया, इनसोल्युबल वाटर होगा। ठीक है, वाटर में क्या होगा, इनसोल्युबल होगा, और MP कितना होगा इसका, 405 डिग्री सेल्सियस, मतलब 405 डिग्री सेल्सियस है। चलिए ये टर्म्स तो हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टर्म्स हमारा क्या आएगा भैया, सेकंड टर्म्स आता है समान प्रकार के क्षार हैलाइडों के साथ, ठीक है बेटा, सिक्का मेटल के हैलाइडों का तुलनात्मक अध्ययन। सिक्का मेटल जो होता है इन्हें कोइंस मेटल बोल देते हैं हम लोग। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लाइक दिस, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, तो ये हमारे कॉइजेंस मेटल्स के अंदर आते हैं बेटे, कॉइनेस मेटल। तो हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी लिखा है कॉम्पिटेटिव स्टडी ऑफ हैलाइड ऑफ कॉइनेस मेटल विद सिमिलर टाइप एल्कलाई हैलाइड। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे पास, तो इसमें जो सिक्का मेटल होती हैं हमारे पास, उनके जो हैलाइड होते हैं वो मोर कोवलेंट होते हैं किसके कंपेयर में, एल्काइल मेटल हैलाइड के कंपेयर में। ठीक है, कैसे, यहाँ पर दिखा रखा है कि हम कह सकते हैं सिक्का धातु के जो हैलाइड होते हैं वो अधिक सहसंयोजी होते हैं क्षार धातु के हैलाइड की तुलना में। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इसका कारण भी यहाँ पर दिखाया गया, रीजन क्या है, सिक्का धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2P6D क्या होता है, 10 विन्यास होता है। ठीक है ना, जो क्या है अपने आप में स्थायी है, स्टेबल है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, ये एग्जाम्पल इधर ध्यान देंगे, CuCl2। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पर हमारा CuCl2, CuCl है, चलो मान लेते हैं हम CuCl, और यहाँ पर क्या है NaCl। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना Cu2 पॉजिटिव चार्ज भी शो कर देता है, Cu1 पॉजिटिव चार्ज भी शो कर देता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो CuCl में हम सिंपल सी बात पे आते हैं कि ये जो होगा हमारा क्या होगा भैया, कोवलेंट होगा। क्या होगा, याद रखना, अगर कोवलेंट है तो सीधी सी बात है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होने पर क्या होता है, वाटर के अंदर इंसोल्युबिलिटी, मतलब जल में विलयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये यहाँ पर कह रहा है इंसोल्युबल क्या है, वाटर है, और इसका MP कितना होगा, 430 डिग्री सेल्सियस होगा। बट NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl कैसा होगा, आयनिक होगा, और सोल्युबल वाटर होगा, और देखो MP कितना है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों की कंपेयर कर लो तो याद रखना कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ इफेक्टिव करता है कौन, कोवलेंट करेक्टर क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को, किसके, कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है, मतलब ठीक है, इफेक्टेड करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हैलाइड जिनके धनायनों पर भिन्न धनावेश होते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि मैं कह सकता हूं जिनके कैटायन पर क्या होते हैं, डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो याद रखना NaCl, MgCl2, AlCl3। ठीक है बेटा,
तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैं इनके आयंस पे आता हूँ। इनके जो चार्ज एटायन है, Na पे 1 पॉजिटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, Al पे 3 पॉजिटिव। तो हमने अभी रूल्स पढ़ा था, फेजांस रूल्स। तो उस रूल्स में हमने जाना था कि जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ही क्या होती है भैया, ज़्यादा होती है। तो पोलराइजिंग पावर का मैंने आयनों का भी ऑर्डर यही दे दिया है। Na पॉजिटिव कम होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, Mg पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा होगा Al3 पॉजिटिव। तो लाइक दिस इनके जो हैलाइड होते हैं, यहाँ पर अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट देखूं बेटे, तो मेल्टिंग पॉइंट में मुझे दिखाई दे रहा है AlCl3 कितना है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या है, ये मोर कोवलेंट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनकी कंपेयर में क्या है, सबसे कम है। ठीक है बेटे, एक दो पॉइंट और भी होते हैं, अगर आप लोग बुक्स उठाएंगे तो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा एक साथ कॉम्बिनेशन करना थोड़ा दिक्कत बनती है, तो फिर भी मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए जो भी अच्छे तरीके से मुझसे हो रहा है मैं ला रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए भाई, धन्यवाद।